हेलो फ्रेंड्स, ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो है आपकी एग्ज़ाम में आज से लगभग 17 दिसंबर को आपकी एग्ज़ाम है, तो मोटा मोटा 24 दिन जो है आपके बचे हैं। हमने जो श्रृंखला शुरू की थी उस टेक्निकल इश्यू की वजह से जो क्लास रोक दी गई थी, अभी वापस जो है आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही अब जो है सारे आयाम जो है आपके इस प्रश्न श्रृंखला में हम कवर करेंगे। ठीक है, आज जो है दोस्तों हम कमीशन से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप एमपीपीएससी की अगर 10 यूनिट्स में देखोगे तो लगभग 50% जो है आपकी एमपी, कमीशन और आपकी पॉलिटिक्स, ये जो टॉपिक है लगभग लगभग आपको 50 से 55 क्वेश्चन यहाँ से तीनों से मिलाकर आते हैं। तो अभी हमारा जो दोस्तों पहला जो आज का रहेगा हमारा ये क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है राज्य मानव अधिकार। यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है आप समझिएगा। राज्य मानव अधिकार, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से कौन हटाता है। इस तरीके से भी आपसे प्रश्न पूछेगा, और इन प्रश्नों में मैं आपको सारे आयाम जो है लगभग लगभग कवर करवाऊंगा, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है राज्य मानव अधिकार। ठीक है, राज्य मानव अधिकार आयोग। फिर हम बात करेंगे इस प्रश्न की। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर यह समझना है कि राज्य मानव अधिकार आयोग है क्या और इसमें क्या क्या है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग से आपसे क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों, तो इसका गठन पूछेगा। ठीक है, सबसे पहली बात इसका गठन पूछेगा। तो गठन कैसे हुआ था, तो गठन हुआ था दोस्तों, आपको पता है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। कौन सा अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये एक्ट आया था दोस्तों 1993 में। ठीक है, ये बात आपको पता है। और इस 1993 के जो एक्ट में दोस्तों धारा कौन सी दी गई है, 21। ठीक है, धारा 21 के तहत ही जो है आपका किसका गठन हुआ है दोस्तों, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन हुआ है। ठीक है, और इसी क्रम में अगर आप मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन पूछोगे, आपसे प्रश्न पूछेगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है, तो ये राज्य मानव अधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर याद रखना 13 सितंबर 1995। ठीक है, 13 सितंबर 1995, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। दोस्तों, एक्ट कब आया था और आप मध्य प्रदेश में जो राज्य मानव अधिकार आयोग है इसका गठन कब हुआ था, ये दोनों बात यहाँ पर समझना। 1993 में एक्ट आया था और 1995 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का क्या हुआ था, गठन हुआ था। ये बात यहाँ आपको समझनी होगी। इसको इस तरीके से भी याद रखना है दोस्तों, 13 सितंबर, यानी अगर जो है मानवों के अधिकार अगर उनको नहीं मिलेंगे, उन पर सितम होंगे, तो फिर वो क्या बोलेंगे, 13 सितम। ठीक है, 13 सितंबर मतलब 13 सितंबर। आप इस तरीके से भी इसको एक बार समझ लीजिएगा, ताकि आप वहां पर एग्जाम में अगर आपके सामने 13 सितंबर लिखा रहे तो आप थोड़ा उसको अच्छे से लिंक कर पाओ। ठीक है, ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। दोस्तों, यहाँ पर आगे प्रश्न में लिखा था अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से कौन हटाता है। तो जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उनके अध्यक्ष और सदस्य को पद से कौन हटाता है। दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी बात समझना, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रपति या राज्यपाल। यहाँ जो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य जो है, इनको अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट कौन करेगा दोस्तों, इनको अपॉइंट कौन करेगा, ये आपका करता कौन है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो है इनको क्या करता करता है, गवर्नर क्या करता है, अपॉइंट करता है इनको। और दोस्तों, इनको हटाता कौन है, ठीक है, इनको हटाता कौन है, तो हटाएगा दोस्तों कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। ये बात यहाँ बहुत ध्यान रखने वाली है दोस्तों, कि इनको गवर्नर जो है वो तो क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा, नियुक्ति कर देगा, लेकिन इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी। एक बात यहाँ पर एक और अगर बात निकली है तो दोस्तों एक बात और यहाँ पर याद रखना, एमपीपीएससी या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, ये है आपकी एमपीपीएससी। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी में भी जो है आपके इसके अध्यक्ष और सदस्य है दोस्तों, इनको नियुक्त कौन करता है, तो नियुक्त यहाँ पर भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्यपाल इनको नियुक्त कर देगा। लेकिन दोस्तों हटाएगा कौन, हटाता कौन है इसमें भी, तो हटाता कौन है, तो वो भी यहाँ पर राष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे कमीशन है जिनमें आपको ये बात याद रखनी होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बाकी जैसे कमीशन में आप देखोगे ना दोस्तों, केंद्र सरकार लगा हटा रही है, वही उनको अपॉइंट कर रही है, कुछ जगह राज्य सरकार कर रही है तो वही उसे हटा रही है, कुछ जगह राज्यपाल अपॉइंट कर रहे हैं तो वही उन्हें हटा रहे हैं। लेकिन इन दो में आप ये बात समझना दोस्तों, कि इनके अपॉइंटमेंट में दोनों जगह क्या रहेगा, राज्यपाल रहेगा, लेकिन इनको हटाता कौन है, राष्ट्रपति। ये बात आपके लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब यहाँ पर राज्य मानव अधिकार की बात पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एरो बना के बता रहा हूँ। इसका ध्येय वाक्य भी आपसे पूछ सकता है, ध्येय वाक्य, कि ध्येय वाक्य क्या होता है। तो ध्येय वाक्य है दोस्तों, हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार। क्या है? हम सब बराबर और बराबर हमारे अधिकार। मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, हम सब बराबर, हम सब बराबर बराबर, और यहाँ पर लिख देता हूँ बराबर हमारे अधिकार, बराबर, अच्छे से आप देख पाओगे, बराबर हमारे अधिकार। ये बात भी यहाँ आपसे पूछ सकती है एग्जाम में, ठीक है, कि इसका ध्येय वाक्य क्या है। तो जो ये ध्येय वाक्य है ना, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा, ठीक है। अगला दोस्तों आपसे पूछेगा इसका कार्यकाल क्या है। राज्य मानव अधिकार के जो अध्यक्ष एवं सदस्य है, इनका कार्यकाल कितना रहता है, या कार्यकाल जो है, टेन्योर जो है इनका कितना रहता है। दोस्तों याद रखना, एक बात थोड़ी सी मैं आपको याद करवाने के उद्देश्य से बताऊंगा। 370, आपको पता है 370 जम्मू कश्मीर में लगी हुई चीजें स्पेशल राज्य का उसको क्या देती थी, दर्जा दे दी थी। लेकिन दोस्तों इसको अब क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ताकि मानव के अधिकार को क्या वो अच्छे से अपना अधिकार जो है मानव को मिल सके। और ये सारी कहीं ना कहीं बात लिंक करती है। नॉर्मली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 370 आप याद रखो, किससे, मानव के अधिकार से, चाहे राष्ट्रीय मानव अधिकार आए या राज्य मानव अधिकार आए, आपको 370 याद रखना हो और फिर ऐसे कर देना है। तो ये आप समझोगे दोस्तों, यहाँ पर आप जानते हो कि 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, इतना इनके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल रहता है। तो आप यहाँ पर अगर राष्ट्रीय मानव अधिकार आए या राज्य मानव अधिकार आए, अगर कार्यकाल की बात पूछेगा अध्यक्ष एवं सदस्यों की, तो आप यहाँ पर याद रखना 3 वर्ष और 70, ठीक है, जो भी पहले हो। यहाँ पर 3 वर्ष और 70 वर्ष जो है, जो भी पहले हो, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी इसके संदर्भ में, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आगे एक और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। इसमें जो दोस्तों, ये जो है सारे आयाम हमने लगभग लगभग कवर कर लिए, लेकिन इसका हेडक्वार्टर पूछ सकता है आपसे, हेडक्वार्टर, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है। अब आप सबको पता है मुख्यालय कहाँ है, भोपाल, ठीक है। राज्य मानव अधिकार जो है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, भोपाल में। लेकिन भोपाल में भी कौन से भवन में, तो यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों, पर्यावास भवन। कौन सा भवन, पर्यावास भवन, ठीक है, पर्यावास भवन। बस ये सारी जानकारी इतनी इस प्रश्न से थी दोस्तों। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका क्या हो जाता है, लगभग लगभग कवर हो जाता है। अगर इस हिसाब से प्रश्न पूछे तो आपसे ये प्रश्न बनना चाहिए, ठीक है। अब जो है आगे समझते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। दोस्तों मैंने आपके लिए वो प्रश्न सारे उठाए हैं जो एक जैसे, मान लो राज्य मानव अधिकार आया, तो राज्य मानव अधिकार के बारे में सारी जानकारी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछेगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आए, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में सारी बातें हम समझेंगे। तो ये सारी चीजें इसीलिए दोस्तों कि आप ज्यादा से ज्यादा जो चीजें हैं लगभग 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 आपकी कवर यहाँ पर कर पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहे, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे। ये यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इस हिसाब से भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। पहले हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में समझेंगे, फिर इनके अध्यक्ष पद के बारे में भी समझेंगे। लेकिन चलो प्रश्न की प्रकृति के अनुसार समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, ठीक है। ये है आपका प्रश्न। यहाँ पर देखो दोस्तों, न्यायमूर्ति जे वर्मा, न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, न्यायमूर्ति गोविंद प्रसाद माथुर, और ऑप्शन डी में दिया है न्यायमूर्ति रमेश चंद्र चौहान। दोस्तों ये जो 3 है, ये आपके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन ये जो है न्यायमूर्ति रमेश चंद्र चौहान, ये नहीं रहे हैं, ठीक है। रमेश चंद्र चौहान जो है दोस्तों, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। ये यहाँ पर इनके अध्यक्ष नहीं रहे, रमेश चंद्र चौहान। अब दोस्तों समझना, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 1993 जो अधिनियम आया था, उसके तहत इसका क्या हुआ है, गठन हुआ है, ठीक है। अगर आपसे गठन की डेट पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पर डेट याद रखना, 12 अक्टूबर 1993। 12 अक्टूबर 1993 जो है इसका क्या है दोस्तों, गठन वर्ष है, ठीक है। ये बात आपसे यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। दोस्तों यहाँ पर इसमें अध्याय पूछ सकता है आपसे, कितने अध्याय है, वो धाराएं कितनी है, ये 2 बातें भी आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो अध्याय कितने दोस्तों, 8 यहाँ पर अध्याय है। सीधे सीधे आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कितने अध्याय है, अधिनियम जो है उसमें कितने अध्याय है, उसमें धाराएं कितने हैं, तो धाराएं 43 है, धारा यहाँ लिखी हुई है 43, और अध्याय दोस्तों कितने हैं, 8।
ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। इसमें क्या होगा दोस्तों, आपको ये डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछ सकता है, गठन वर्ष इसका पूछ सकता है और इसके अध्याय और इसकी धाराएं यहाँ पर आपसे पूछ सकता है। यहाँ पर मैं आपसे लिख रहा हूँ दोस्तों, ये इसके रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष रहे हैं न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। रंगनाथ मिश्र जो है इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। अगर अध्यक्ष से संबंधित ही प्रश्न उसने पूछा तो ये बात भी आप यहाँ पर याद रखोगे। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो है इसके क्या है दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष। अगर आपसे पूछेगा सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन रहे, सबसे लंबे समय तक, ठीक है ये। अब यहाँ पर सबसे लंबे समय से अगर प्रश्न पूछ ले दोस्तों, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन रहे, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दोस्तों केजी बालकृष्ण, केजी बालकृष्ण। ये बात आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। अगर आपसे सबसे लंबे समय तक पूछे तो भी आपके पास राइट आंसर इसका ये होना चाहिए, और प्रथम पूछे तो आप ये बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन नहीं रहे, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ये। अध्याय आपसे पूछ सकता है कितने हैं, धाराएं आपसे पूछ सकता है कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक को नाम याद, डेट याद रखना दोस्तों, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को पता ही होगा लगभग लगभग मानव अधिकार दिवस। अगर यहाँ से प्रश्न आ सकता है तो ये भी प्रश्न आपके सामने हो सकता है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो मानव अधिकार दिवस मनाने के पीछे कहानी तो बड़ी है, लेकिन अभी आप सिर्फ 10 दिसंबर इसको याद रख लीजिए, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन के जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो इन अध्यक्ष की नियुक्ति भी तो होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति भी करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति होती है, उस समिति में 6 सदस्य होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से जो है इसके अध्यक्ष और सदस्यों को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों, मानव अधिकार की बात करेगा तो 370 याद रख लेना और फिर ऐसे बना देना, 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्या रहते हैं, इसमें अध्यक्ष और सदस्य का कार्यकाल रहता है, ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। ये भी आप यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है। इतनी सारी बातें लगभग लगभग आपको यहाँ पर एग्जाम में पूछ सकता है, ये बात आप यहाँ पर याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस जिले में मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय स्थित है। दोस्तों आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, वो जरूरी नहीं है आपसे धारा है, आपसे उसका ये जो पूछ सकता है कि उसमें कितने अध्याय है, धारा है, गठन वर्ष, ये सब चीजें। अब ये है केक से जुड़ा हुआ प्रश्न, महालेखाकार वाला जो है ना, आप ये केक जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है आपका, इसमें स्पेशली दिया गया है इन कमीशन में, 148 का अनुच्छेद है ना, ये आप सब जानते हो। लेकिन अगर वो महालेखाकार से भी संबंधित अगर आपसे पूछ सकता है प्रश्न यहाँ पर, तो आप बताइएगा दोस्तों इसका कार्यालय कहाँ पर स्थित है। प्रधान कार्यालय की बात कर रहा है, एक बात आप यहाँ पर ये याद रखना, अगर प्रधान कार्यालय की बात कर रहा है तो क्या है दोस्तों, राइट आंसर ग्वालियर, ठीक है। प्रधान कार्यालय की बात करेगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ग्वालियर होगा। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पर उप कार्यालय पूछ लेता, उप कार्यालय पूछ लेता, देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये महालेखाकार का जो है प्रधान कार्यालय है, ये आपका कहाँ है, ग्वालियर, ये हो गया आपका प्रधान कार्यालय। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ लेता उप कार्यालय, महालेखाकार का जो उप कार्यालय है वो कहाँ पर अवस्थित है, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर। और अभी वर्तमान अगर प्रश्न ऐसा पूछा गया है तो उसका क्या है दोस्तों, प्रधान कार्यालय अगर पूछेगा तो ग्वालियर, ठीक है। ये दो बात आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा उप कार्यालय कहाँ है महालेखाकार का, तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगा दोस्तों। ये राज्य का बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है जो वित्त से संबंधित लेखा जोखा का काम करता है, आपका कौन, महालेखाकार, ठीक है, ठीक है। और ये केक के अधीन होता है, यहाँ मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, केक जो है इसी से संबंधित प्रश्न उठाया गया है। जो केग है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है, इसके अधीन क्या करता है, आपका काम करता है, कौन करता है, ये है आपका महालेखाकार, ये यहाँ पर इसके अनुसार काम करेगा, ठीक है। और महालेखाकार पद की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी, तो मध्य प्रदेश में महालेखाकार की पद की स्थापना, मध्य प्रदेश में स्थापना, ठीक है, महालेखाकार पद की स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी, 1985, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न पूछ सकता है 1985, ठीक है। अगला अगर दोस्तों आपसे यहाँ पर ये क्या करता है दोस्तों, इसका मुख्य कार्य क्या है। अगर इसके मुख्य कार्य की बात करें, आप महालेखाकार के मुख्य कार्य की बात करें, तो ये दोस्तों राज्य से संबंधित जितने भी वित्त लेखा जोखा है इनका क्या करता है, संकलन करता है, ठीक है,
संकलन करेगा, ठीक है, उनको तैयार करेगा, ठीक है, और उसके बाद एक इसको प्रेषित कर देगा, ये आपको केक को कर देगा, ठीक, केक को भेज देगा, ठीक है, कि यहाँ पर इतना इतना लेखा जोखा है और इतनी सारी चीजें जो है वित्त से संबंधित है, इन्हीं जानकारी और आंकड़ों को ये क्या कर देगा, केक को प्रसारित कर देगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर केक के अंतर्गत तो ये काम करता है, और इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश, एक फैक्ट याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश लेखा बोर्ड, मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा बोर्ड, लेखा परीक्षा बोर्ड, ये यहाँ लिख देना, मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा बोर्ड का गठन कब हुआ था, ठीक है, तो 1968 जो है इसका राइट आंसर होगा। 1968 में मध्य प्रदेश लेखा परीक्षा बोर्ड की गठन किया गया था, सबसे पहले आप ये बात याद रखना। फिर दोस्तों 1985 में मध्य प्रदेश में महालेखाकार पद की स्थापना की गई थी, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, केक के अधीन ये रहता है, केक के अधीन ये काम करेगा, और यहाँ पर इसका उप कार्यालय कहाँ है, तो आप बता दोगे भोपाल, और वर्तमान में अगर प्रधान कार्यालय की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग्वालियर। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो ये भी बात आपको यहाँ पर याद करनी होगी, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज जो है दोस्तों आपके लिए, आपकी जो टेस्ट सीरीज जो है आपके लिए कंडक्ट करवाई जा रही है दोस्तों। अभी जो है मध्य प्रदेश पीएससी 17 दिसंबर से जो है आपकी एग्जाम जो है हो सकती है, आपकी डेट बनने की भी संभावना ज़्यादा है नहीं, इसलिए 17 दिसंबर को ही ध्यान में रखकर हमारे संस्थान द्वारा टोटल 10 एफएलटी जो है शुरू कर दी गई है फिर से दोस्तों। इससे पहले हमारे यहाँ पर 24 एफएलटी दिए गए थे, फिर सेकंड टेस्ट सीरीज में 18 टेस्ट जो है आपके दिए गए थे, लेकिन अब जो कम समय बचा है और कुछ लोग जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उन लोगों को भी लास्ट लास्ट में ये ना लगे कि सारे टेस्ट जो है एफएलटी फॉर्मेट में हमने दिए नहीं, क्योंकि मेंस की तारीख भी जो है दिसंबर में कर दी गई थी। तो अब उस स्थिति को ध्यान में रखकर हमारे संस्थान द्वारा 10 एफएलटी जो है आपके कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, ठीक है। कब से दोस्तों, 27 नवंबर से, 27 नवंबर मंडे से जो है आपके एफएलटी मात्र 350 में, 350 में दोस्तों 10 एफएलटी। अगर आप जेरोक्स करवाने भी जाओगे तो इससे कम रेट आपका नहीं लेगा, वो इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। और हमारे संस्थान द्वारा 10 से 12 सुबह का टाइम रहेगा और 4 से 6 शाम का टाइम रहेगा, ये जो टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है। इन सब बातों का आप विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ बैठ कर आप एग्जाम दोगे, क्योंकि आपकी ऑफलाइन फॉर्मेट में ये एग्जाम है, तो इस हिसाब से इन सारी बातों को भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जो लोग हमारे संस्थान से जुड़कर एफएलटी देना चाहते हैं, तो ये हमारे सारी एड्रेस और सारी बातें हैं, इंक्वायरी और नंबर दिए गए, इन पर आप बात कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में जो है हमारे टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाई जा रही है, ठीक है, विद सॉल्यूशन जो है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न में आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं। देखो ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, जो नहीं रहे हैं उनके बारे में हम बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन अभी यहाँ समझना दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले अपन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में बात कर लेंगे दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आपसे पूछेगा इसकी स्थापना, स्थापना आपको पता ही है दोस्तों, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर मध्य प्रदेश के गठन के समय ही इसकी जो क्या है स्थापना कर दी गई। यहाँ पर एक बात और याद रखना दोस्तों, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, और ये मध्य प्रदेश राज्य अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन पुनर्गठन 1956 के की जो धारा थी, की धारा 118 3 के तहत जो इसका क्या किया गया था, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 1956 की धारा 118 सब क्लोज 3, ठीक है, 118 सब क्लोज 3। देखो दोस्तों यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, 118 और ये 3 सब क्लोज इसका, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, इसके तहत इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो मेन बात है दोस्तों वो याद रखना, बाकी सारे फैक्ट आपने इसमें पढ़ रखे होंगे मुझे पता है। वो अध्यक्ष और पद की नियुक्ति की बात करेगा दोस्तों, तो नियुक्ति कौन करेगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, नियुक्ति करेगा इसकी कौन, राज्यपाल, ठीक है। लेकिन इनको हटाएगा कौन, हटाएगा कौन दोस्तों, ये बात यहाँ पर याद रखना, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति इनको क्या करेगा, हटाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोक सेवा आयोग की बात कर दी है उसने, गठन आपको याद रखना है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत किया गया था, ये भी बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। यहाँ पर आपसे पूछेगा कार्यकाल, इनका कार्यकाल कितना रहता है अध्यक्ष और सदस्य का, ये है आपका 662,
6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पूर्ण हो, इतना इसका कार्य अवधि रहती है। ठीक है, प्रथम अध्यक्ष पूछेगा डीवी रेगे। प्रथम अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डीवी रेगे। ठीक है, और वर्तमान भी याद रख लीजिए, वर्तमान दोस्तों कौन है? तो वर्तमान में है आपके राजेश लाल मेहरा। राजेश लाल मेहरा जो है वो इनके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष। ये बात अब यहाँ पर प्रश्न में आपसे पूछा गया था दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नहीं रहे, तो एससी सेठ रहे हैं, के एन सिन्हा भी रहे हैं, एम बी पीटर भी रहे हैं दोस्तों, सिर्फ जेपी गुप्ता नहीं रहे। जेपी गुप्ता जो है ये यूपीएससी के अध्यक्ष रहे हैं, यूपीएससी के क्या रहे हैं? अध्यक्ष रहे। ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, यूपीएससी के अध्यक्ष रहे। ठीक है, ये बात यहाँ आपको समझनी होगी। ठीक है, इतनी सारी बातें यहाँ आपको समझनी होगी। इतना जो है ये यही प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ सकता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। ठीक है, चलो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन विधानसभा व विधान परिषद के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है? यहाँ दोस्तों विधानसभा और विधान परिषद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, और अगर आपसे वो प्रश्न पूछता दोस्तों लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित, तो आप बता देते राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा से संबंधित अगर प्रश्न पूछता तो आपका आंसर हो जाता यहाँ पर क्या दोस्तों? राष्ट्रपति। ठीक है, ये इतनी बात यहाँ पर आपको समझनी होगी। ठीक है, चलो दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कुल कितनी बार पंचायत के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? ये एक बार एमपीपीएससी ने प्रश्न पूछा है दोस्तों, कितनी बार हो चुका है? तो यहाँ पर आप समझिएगा दोस्तों, पहली बात तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके राज्य निर्वाचन आयोग को पहले अच्छे से समझिएगा, और वो किसके संदर्भ में पूछ रहा है? मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में आपको सबसे पहले तो पूछना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखोगे 1 फरवरी इसका गठन कब हुआ था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ गठन इसका 1 फरवरी 1994। ठीक है, 1 फरवरी 1994। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया गठन के पश्चात कुल कितनी बार, तो 1994 से जोड़ोगे ना दोस्तों, आप मोटा मोटा अनुमान लगाते हो कि 5 वर्ष में एक बार क्या होता है? चुनाव होता है। तो फिर यहाँ 5 जोड़ोगे, फिर यहाँ 5 जोड़ोगे, फिर जो आएगा उसमें 5 जोड़ोगे, फिर जो उसमें आया 5 जोड़ोगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी बार होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1999। यहाँ जोड़ोगे तो 2004 हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो 2009 हो जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो 2014 हो जाएगा, फिर 2019 हो जाएगा, और 2023 भी हो जाएगा। तो ये आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, एक बात समझना दोस्तों, 1 फरवरी 1994, यहाँ डायरेक्ट आपसे डेट पूछ सकता है, 1 फरवरी 1994 को इसका क्या हुआ था? गठन हो चुका था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का। ठीक है, ये दोस्तों क्या है? गठन वर्ष। ठीक है, अब ये गठन वर्ष कई जगह आपको ये अधिसूचना भी आपको मिलेगी, अधिसूचना 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 ये यहाँ पर मिलेगी अधिसूचना 1 फरवरी 1994, और स्थापना आपसे पूछ लेगा, स्थापना 15 फरवरी 1994, 1994। अगर अधिसूचना की बात करेगा दोस्तों, और ये यहाँ पर समझना, अधिसूचना जो है 1 फरवरी 1994 और स्थापना जो है 15 फरवरी 1994। ये दो बात यहाँ पर याद रखना होगी। दो बात यहाँ पर, दो फैक्ट याद रखना, 243K और 243ZA। ठीक है, ये जो है स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है। ठीक है, इसके गठन के संबंधित, ये निर्वाचन आयोग का गठन किस धारा के अंतर्गत किया गया? 243 के। ये इसको स्वतंत्र संवैधानिक निकाय बताता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय, तो ये क्या हो गई? संवैधानिक निकाय हुई कि नहीं? क्योंकि इनका आर्टिकल में उल्लेख है। ठीक है, इसी तरह ZAB जो है ये नगर पालिकाओं की बात करता है। ठीक है, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है, गठन की बात करता है। ठीक, नगर पालिकाओं के गठन की बात करता है 243ZA। ठीक है, अब दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष रहते हैं, सदस्य रहते हैं, इनका कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल रहता है 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, 6 या 65 वर्ष जो भी पहले हो, इनका क्या रहेगा? कार्यकाल। ये बात भी आपको यहाँ पर याद इसमें रखनी होगी। अब देखना, अब इसमें देखना, राज्य निर्वाचन आयोग में भी अगर अध्यक्ष बात करें, प्रथम अध्यक्ष कौन है और वर्तमान अध्यक्ष कौन है,
तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? एन बी लोहानी। एन बी लोहानी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अगर इसके निर्वाचन के प्रथम सचिव पूछे दोस्तों, ये तो हो गए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम क्या हो गए? अध्यक्ष हो गए या आयुक्त हो गए, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव दोस्तों, यहाँ पर क्या पूछेगा? प्रथम सचिव। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम सचिव कौन है? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश चंद्र, ठीक है। प्रकाश चंद्र क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा, ठीक है। आपसे ये सारी बातें भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। और पहली महिला सचिव कौन है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पहली महिला सचिव। अब महिला सचिव के बारे में आपसे यहाँ पर पूछेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, लिख रहा हूं मैं दोस्तों, विजया श्रीवास्तव। विजया श्रीवास्तव, ठीक है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है आपसे राज्य निर्वाचन आयोग से पूछ सकता है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें और सारी चीजें जो है हमने लगभग लगभग कवर कर ली है। अब इसमें ज्यादा प्रश्न ऐसे नहीं है जिसमें कुछ पूछेगा वो दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपको 2-3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी याद रखने होंगे और कुछ डायरेक्ट डेट भी आपसे पूछ सकता है। अब वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करता है, हम इसकी पूरी जानकारी अच्छे से समझते हैं। अब वो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा की कब दिया गया? तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होंगे जब उसके अनुसार इसको क्या दिया जाएगा? दर्जा दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझना 2003 दोस्तों क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। पहले सबसे पहले बात याद रखना 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 नहीं 1990 आएगा दोस्तों। तो इसमें क्या दिया गया था? इसको संवैधानिक रूप में इसको प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। संवैधानिक रूप, संवैधानिक संवैधानिक रूप में स्थापित, ठीक है। संवैधानिक रूप में स्थापित हुआ था आपका कौन सा? 65वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 1990 में ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसको संवैधानिक रूप में स्थापित किया गया। फिर आप यहाँ पर एक याद रखना दोस्तों, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003। इसमें दोस्तों क्या किया गया था? एससी से क्या कर दिया था? एसटी को क्या कर दिया? पृथक कर दिया गया था, ठीक है। एससी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया, ठीक है। ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है इसको पृथक कर दिया गया और इसका गठन किया गया? तो ये 2003 में जो है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा एससी और एसटी को क्या कर दिया गया? आयोग को अलग कर दिया गया, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, ठीक है। अलग करने के पश्चात इसका गठन कब किया गया दोस्तों? ठीक है, ये संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 2003 में इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और ये गठन वर्ष पूछेगा 19 फरवरी, 19 फरवरी, और इसके एक वर्ष बाद ही 2004 में। तो 19 फरवरी 2004 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये डेट आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई थी? गठन कब किया गया था? तो 19 फरवरी 2004 को किया गया था। ये बात यहाँ पर याद रखनी होगी। अब आपसे संविधान में इसका उल्लेख की बात करेगा, भाग कौन सा है? तो भाग 16, भाग 16 में इसका प्रावधान किया गया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। 338 ए जो है इसके तहत इसको क्या कर दिया गया है? इस आर्टिकल में जो इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी होगी, ठीक है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय की भी बात करेगा दोस्तों। अगर इसके क्षेत्रीय कार्यालय की बात पूछेगा कि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं, तो आपको बताने होंगे कितने दोस्तों? 6 जो है इसके क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय। ये संख्या भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित अगर आपसे प्रश्न पूछेगा तो क्षेत्रीय कार्यालय कितने इसके? तो वो है इसके कितने? 6 दोस्तों। ये बात भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझनी होगी। अब वो कहाँ पर है? तो एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। ये बात आप इसमें याद रखना होगा। भोपाल, जयपुर, ठीक है, ये है रांची, भोपाल, जयपुर, रांची, ये सारे जो है यहाँ पर आपको याद रखना होगा। शिलांग, ठीक है, शिलांग के बाद भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो है यहाँ लिख देता हूँ, भुवनेश्वर, और रायपुर, रायपुर जो है ये जो एरिया है, ये 6 जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय है। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी दोस्तों। सारी बातें हमने अच्छे से समझी है अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। 2003 में जो है 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पृथक कर दिया गया, और दोस्तों 338 ए के तहत इसको क्या दिया गया? एक नया आर्टिकल बना के इसका गठन कर दिया गया। गठन 19 फरवरी 2004 में किया गया। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। इस अधिनियम से इतनी सारी बातें आपसे पूछ सकता है। देखो यहाँ पर अगला प्रश्न, मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों का चयन करने वाली समिति में कौन सदस्य शामिल नहीं होते?
देखो दोस्तों, यहाँ मुख्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है, वह अन्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसमें प्रधानमंत्री रहेगा, बिल्कुल रहेगा दोस्तों। लोकसभा के विपक्ष का नेता रहेगा, रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा। और मंत्रिमंडल का कोई एक अन्य मंत्री भी इसमें रहता है। तो यहाँ पर एक दो चार, एक दो चार जो है इसका क्या रहेगा दोस्तों, राइट आंसर रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष इसका अध्यक्ष नहीं रहता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष वो रहेगा नहीं, तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक दो व चार। ठीक है, अब जो है दोस्तों अगला प्रश्न, एनजीटी क्या है। एनजीटी जो है आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। ठीक है, ये जो है दोस्तों इसमें क्या है, आपका एनजीटी है। अगला प्रश्न क्या दिया, एनजीटी। एनजीटी है क्या है, एक पूर्ण न्यायिक निकाय है, एक अर्ध न्यायिक निकाय है। ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर पूर्ण न्यायिक दिया है, पूरी तरीके से न्यायिक व्यवस्था करता है, या आधा न्यायिक है, अर्ध न्यायिक है, या ए और बी दोनों है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा समझ में आ रहा है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है, पूर्ण न्यायिक निकाय नहीं है, अर्ध न्यायिक निकाय है। अगर एनजीटी से संबंधित प्रश्न पूछेगा, सीधा आपसे पूछेगा दोस्तों गठन कब हुआ था। गठन याद रखना है दोस्तों, 18 अक्टूबर 2010। 2010 से याद रखना, इसमें जो अध्यक्ष और सदस्य और जो भी सदस्य शामिल होते हैं उसमें 10-10 अधिकतम हो सकते हैं। ठीक है, जिनमें जो 10, ये जो 10 होते हैं दोस्तों, इनको क्या है, ये न्यायिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष सदस्य की अगर बात करेगा, संरचना इसकी क्या है, तो ये इसकी संरचना। ठीक है, और इसमें 10 व्यक्ति जो है कौन से संबंधित हो, न्यायिक क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से संबंधित हो। और दोस्तों 10 सदस्य हो पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्र से संबंधित जो है जानकारी रखते हो। पर्यावरण से, पर्यावरण से या पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी, विभिन्न क्षेत्रों में जानकारी। ये बात आपसे यहाँ पर पूछ सकता है इसकी संरचना के बारे में। तो यहाँ पर याद इसलिए याद करवा रहा हूँ दोस्तों कि इसकी संरचना अगर पूछे तो 10 से याद रखना, 10-10। ठीक है, क्योंकि 18 अक्टूबर 2010 को इसका क्या किया गया था, गठन किया गया था। ठीक है, इसकी सहयोग पूछेगा आपसे, सहयोगात्मक पीठ कितनी है, इसकी कितनी जगह है, सहयोगात्मक, सहयोगात्मक, सहयोगात्मक पीठ। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, 4 जगह। ठीक है, एक है आपकी भोपाल में। मूल बात आपको यही याद रखनी, सहयोगात्मक पीठ जो है इसकी कहाँ है, भोपाल में। फिर पुणे में है। ठीक है, फिर कलकत्ता में भी है दोस्तों, कलकत्ता में भी है। और एक आपकी कहाँ पर है, चेन्नई में है। ठीक है, एक आपकी कहाँ पर है, चेन्नई में। ये चारों पीठ जो है ये भी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, भोपाल, पुणे, कलकत्ता और चेन्नई। सहयोगात्मक पीठ के बारे में अगर पूछती है तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपको पता है, प्रथम अध्यक्ष याद रखना। हर किसी आयोग का दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ सकता है, प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लोकेंद्र सिंह पंता, लोकेश्वर, लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, ये भी बात आपको यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं। आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में है दोस्तों। और यहाँ पर ये सारी बातें आपसे एनजीटी से संबंधित अगर पूछे तो आपसे बननी चाहिए। सबसे मूल बात दोस्तों, यहाँ पर अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल याद रखना, सिर्फ 5 वर्ष, 5 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष जो है आपको यहाँ पर ये अभी याद याद रखना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, ये प्रश्न याद रखना दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग। फिर अपन बात करते हैं बाद की। पहले मेरा यही उद्देश्य है कि आपसे अगर कोई सा भी आयोग पूछ रहा है तो उस आयोग की वो सारी बातें आपको बहुत बेहतर तरीके से याद हो, जिसके बारे में मोटा मोटा प्रश्न तो आप ही बता ही दोगे कि इसका राइट आंसर 4 वर्ष या 65 है। ठीक है, लेकिन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, गठन कब हुआ था, सबसे पहली बात करो दोस्तों, गठन, गठन हुआ था फरवरी 1964 में। ठीक है, तो एक समिति आई थी, के संथानम समिति, उसकी सिफारिश पर जो है, के संथानम समिति की सिफारिश पर ही इसका क्या गठन किया जाता है। यहाँ पर कंफ्यूजन पॉइंट ये पूछता है दोस्तों, के संथानम समिति कब आई थी, तो बहुत सारे लोग 64 मान लेते हैं, जो गलत है। के संथानम समिति जो आई थी वो 1962 में आई थी और रिपोर्ट दी थी इसने 64 के आसपास, और उसी की सिफारिश के आधार पर जो है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, आपके बारे में गठन के बारे में पूछेगा तो ये 64 है, और ये समिति कब आई थी तो ये यहाँ पर याद रखना है आपको 1962।
बस ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछ ले तो बता देना दोस्तों नई दिल्ली। ठीक है, संरचना आपसे पूछे तो ज्यादा इसमें कुछ रहता नहीं है, संरचना के बारे में वैसे पूछेगा भी नहीं। एक अध्यक्ष रहता है और दो सदस्य रहते हैं, दो सदस्य, एक अध्यक्ष व दो सदस्य। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। इसमें दोस्तों याद रखना हटाएगा कौन और अपॉइंट कौन करेगा। तो केंद्रीय से संबंधित बात कर रहा है तो यहाँ पर सीधी सी बात है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला दोस्तों यहाँ एक मेन बात याद रखना, प्रथम अध्यक्ष यहाँ पर भी याद रखना और वर्तमान भी यहाँ पर याद रखना। प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष ये यहाँ अच्छे से लिखा नहीं जा रहा है। प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछेगा तो ये है एन एस राव। एन एस राव यहाँ पर आपका क्या रहेगा, प्रथम अध्यक्ष। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करेगा दोस्तों तो ये सुरेश एन पटेल, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है इसके क्या रहेंगे दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष। ये बातें सारी आपको यहाँ पर याद रखनी होगी। ठीक है दोस्तों, अभी जो है हमने सारे प्रश्न जो है बहुत अच्छे आयाम इसे जो अच्छे से कवर करने का प्रयास किया है दोस्तों। आगे भी अब जो है आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और इसमें ज्यादा से ज्यादा फैक्ट जो है आपकी एग्जाम के लिए एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं 17 दिसंबर के दिन जो आपकी एग्जाम है उससे संबंधित सारे फैक्ट जो है हम यहाँ पर अच्छे से कवर करेंगे। अब जो है रेगुलर आपकी क्लास कंटिन्यू यूट्यूब पर रहेगी दोस्तों। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से जो है आपकी क्लास अभी तक इतनी लेट हो गई थी। धीरे धीरे जल्दी ही जो आपकी और भी जो है यूनिट है उन पर भी धीरे से काम जो चल रहा है वो बहुत तेजी से अब जो है आपके सामने लाया जाएगा दोस्तों। अभी हमारे संस्थान द्वारा जो है ओमकार इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज द्वारा जो है दोस्तों, जो लोग अभी अभी जैसे मान लो ग्रेजुएट हुए हैं या 12th पास करके जो पीएचडी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे संस्थान द्वारा 2024-25 को टारगेट करके बैच का प्रारंभ कर दिया गया है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स मात्र 7999 में जो है हमारे संस्थान द्वारा फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर दी गई है दोस्तों। और ये है 1 दिसंबर से, 1 दिसंबर से है दोस्तों आपकी बैच जो है ये शुरू होने वाली है। सिर्फ प्रीलिम्स को अगर जो लोग टारगेट करना चाहते हैं, एक बेहतर दिशा निर्देश में आपकी तैयारी जो है, अगर आपके पास बहुत बेहतर समय है, 2-3 साल का समय है, 1 साल का भी समय है तो पर्याप्त है दोस्तों। एक बहुत बेहतर तरीके से जो है आपकी जो है अच्छे से जो है तैयारी हमारे संस्थान द्वारा करवाई जाएगी। अगर आप लोग एमपीपीएससी मेंस की भी जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारथी बैच जो है हमारी प्रारंभ हो रही है दोस्तों 5 दिसंबर से। 5 दिन का डेमो रहेगा। जो लोग डेमो में आना चाहते हैं वो भी हमारे यहाँ स्वागत है आपका। आप आकर अच्छे से जो है अपनी फैकल्टी जो है हमारी टीम को अच्छे से समझिए और आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से संचालित करें। मात्र 14,999 में आपकी मेंस है दोस्तों। जो लोग प्री प्लस मेंस दोनों जो फाउंडेशन कोर्स के रूप में भी अगर तैयारी करना चाहते हैं, 1 वर्ष का जो है लगभग 1-1.5 वर्ष में जो है लोग तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए भी फाउंडेशन जो है हमारे संस्थान द्वारा बैच प्रारंभ कर दी गई है। और इसमें 19,999 इसका क्या रखा है, प्राइस रखा है फॉर 20 फर्स्ट स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है दोस्तों, और एमपीएसआई की जो है वैकेंसी लगभग आने की थी, थोड़ी डिले हो गई है, लेकिन संभावना है कि ये जो है आपकी एग्जाम जल्दी ही आपके सामने देखने को मिल जाए। इसलिए प्रतीक्षा बेस, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रतीक्षा करी है एमपीएसआई को लेकर, इसीलिए प्रतीक्षा बेस जो है हमारी प्रारंभ की गई है। एमपीएसआई की जो है आप मात्र 4 महीने में आपकी 3,499 में आपकी पूरी जो है एमपीएसआई की जो है तैयारी करवाई जाएगी। ये भी 5 दिसंबर से क्लास शुरू होने वाली है। तो लगभग 5 दिसंबर से जो है आपकी क्लास शुरू होने वाली है और 27 नवंबर से जो है एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 को जो टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज जो है हमारे संस्थान द्वारा शुरू करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है दोस्तों हमारी क्लास फिर से कुछ समय अंतराल के बाद वापस शुरू की गई है और अब से जो क्लास है आपकी कंटिन्यू रहेगी। बहुत जल्दी मैं आपके लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स और मध्य प्रदेश से संबंधित जो यूनिट्स हैं उन सबके सारे जो है विस्तृत अध्ययन, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट जरूर रहेगा लेकिन उसके सारे आयाम जो है लगभग कवर किए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा क्योंकि वहां पर सारी इंफॉर्मेशन जो एमपीपीएससी से संबंधित जो लोग तैयारी कर रहे हैं, एमपीएसआई से संबंधित और अन्य सिविल सर्विसेज की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए दोस्तों। सारी इन्फॉर्मेशन जो है जो आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है, आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, वो सारे हमारे संस्थान द्वारा डाले जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर भी हमें देखिएगा, इससे पहले भी जो क्लासेस हैं उनको देखिएगा ताकि आपकी जो तैयारी बेहतर तरीके से अच्छे से संचालित हो सके। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।